हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं का हिस्ट्री का वो सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोग फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर सपना है आप लोगों का भी 400 प्लस नंबर लाने का तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पलासी के युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पलासी का युद्ध कब और किसके साथ हुआ है। तो आपको लिखना होगा पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजी दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किसके साथ हुआ था? सिराजी दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के शासन शुरू किया था। क्या क्या था? जब सिराजी दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, कब? 1757 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, जिसके कारण क्या क्या वो बंगाल में अपना शासन शुरू किया था। इस प्रकार आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है बताइएगा। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना ही क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। ये जो आपको लिखना होगा, ठीक है। आप लोग को जो बता रहा हूँ ना, आप लोग याद कर लीजिए, ये 100% आएगा। अगर नहीं आए ना तो जो मन करे आपका वो मुझे कमेंट करिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये आएगा तो आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारकों लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक क्या है? पहला कारक आप लोग का हो जाएगा कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। क्या कहता है? कि कच्चे माल के प्राप्ति के लिए। उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों निर्मित माल की खपत के लिए। और तीसरा आपका हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रचार के लिए। और आपका चौथा हो जाएगा समृद्धि के लालसा के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 4 कारक को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के 2 विशेषताओं को लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको बताया हूँ बहुत ही अच्छे तरीका से। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के 2 विशेषता होते हैं। पहला क्या होता है? पहला विशेषता होता है प्यारे बच्चों, बहुत अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। क्या होता है? कि अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में लगान की राशि को निश्चित कर दिया जाता था। क्या होता था कि अस्थाई बंदोबस्त में दूसरा में लगान का जो राशि होता था ना उसको निश्चित कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से आप लोग को इसको लिखना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, रैयत बारी व्यवस्था की विशेषता को लिखे। रैयत बारी व्यवस्था का विशेषता यह है प्यारे बच्चों, आपको लिखना होगा कि रैयत बारी व्यवस्था का विशेषता निम्नलिखित होता है। क्या होता है? रैयत बारी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था? किसान होता था, याद रखिएगा। और दूसरा आपका रैयत बारी व्यवस्था में राजस्व किसान संधि कंपनी की देती थी। किसको देता था? रैयत बारी व्यवस्था में राजस्व जो कर जो होता था वो संधि के रूप में कंपनी को देती थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका छठा नंबर प्रश्न आता है कि महलबारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? बताइएगा कि महलबारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से समझा दिया हूँ, देख लीजिए। आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से लिखना होगा।
महालबारी व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा कर कंपनियों को देने का जिम्मेवारी होती थी। क्या होता था कि महालबारी व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा कर कंपनी को कर देने का जिम्मेवारी होता था। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में, कब यह व्यवस्था हुआ? 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1822 में, याद रखिएगा। और आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे अथवा संथाल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको कि जब सरकारी अधिकारी, जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों ने संथालों पर अत्याचार तथा शोषण किया, जिसके विरोध में संथालों ने एक विद्रोह का आरंभ किया, इसे ही संथाल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, यह विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिनकी नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग को लिखना होगा, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा, तब जाके आप लोगों को अच्छे नंबर आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको हिस्ट्री का जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो मैंने करवा दिया हूँ। आपके एग्जाम में 100% आएगा। जब आप एग्जाम दीजिएगा उस समय आपको याद आएगा कि हाँ सर जो बताए थे वो आपके एग्जाम में आया, 100% आया। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में, और इसका जो भी इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में PDF दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।